अगला टॉपिक हमारा है, चैप्टर ही है पूरा, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में स्टार्ट हम सबसे पहले करते हैं। अच्छा, ग्रेविटेशन को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम 11th वाला पढ़ेंगे, ठीक है? और फिर ठीक। हम ग्रेविटेशन को एज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक। पीएससी का टॉपिक है कि सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, फिर ट्रेजेक्ट्री क्या होती है। जैसे केपलर के जो 3 लॉज हैं, ठीक है ना? जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ हम जान मतलब हम पहले केपलर्स लॉ ही पढ़े, लेकिन केपलर्स लॉ के फर्स्ट लॉ ये कहता है कोई भी प्लैनेट जो होता है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ठीक है? लेकिन ये ग्रेविटेशन के लिए स्पेशल केस है। जब हम सेंट्रल फोर्सेस पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि ये ऑर्बिट इलिप्टिकल हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक भी हो सकती है ना? ठीक है, तो वो मतलब वो पीएससी का पार्ट है, तो बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग 11th वाला पोर्शन ठीक। स्टार्ट करते हैं केपलर्स लॉ से। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी लॉ है। पहला क्या कहता है? पहला लॉ ये कहता है कि फर्स्ट लॉ जो है, लॉ को हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं। ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी प्लैनेट है, मान लेते हैं वो सन एस के अराउंड रिवॉल्व करता है। जब वो रिवॉल्व करता है, ठीक है, कि जो ऑर्बिट होती है वो इलिप्टिकल होती है। कैसी होती है? एलिप्टिकल होती है, इलिप्टिकल होती है। और सन की जो पोजीशन होती है वो उसके वन ऑफ द फोकाई पे होता है। सन जो होगा, सन एट वन ऑफ, बहुत सिंपल सा है क्या? एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट हैविंग सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। सन या तो यहाँ होता है या यहाँ होता है, एक फोकस, ठीक है? इसके बारे में, अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल है, तो एलिप्स के बारे में चीजें मालूम होंगी, ठीक है? एलिप्स के बारे में जो चीजें हैं उनको हम बता देते हैं शॉर्ट। ये लॉ में कुछ खास नहीं है, इसको मिटा रहे हैं। एलिप्स के बारे में जान लेते हैं क्या क्या है। एलिप्स जो होता है, एक्स एक्सिस होता है। अब इलिप्स में क्या होते हैं? ये सेंटर है हमारा और ये दो फोकाई होते हैं, ठीक है? फोकाई को हम मोस्टली एस डैश और एस से, ये जो इलिप्स जिस तरफ से एलोंगेटेड है उसे हम मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। ये हमारी जिस तरफ से फ्लैटेंड है उस हम माइनर एक्सिस। अगर हम इस को, अगर इसको हम ए मान लें कि यहाँ से यहाँ तक के ए है, यहाँ से यहाँ तक बी है, ए और बी जो है वो सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस कहलाती हैं, ठीक है? तो इसमें एक टर्म होता है जिसे बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। तो ये फोकस होता है, उसका कोऑर्डिनेट होता है ए ई कॉमा जीरो, हाँ, और यहाँ है माइनस ए ई। अब ई हमारा क्या है? इसेंट्रिसिटी। और इस इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है? अगर हम इक्वेशन पूछे इलिप्स का तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इक्वल टू, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। ये इसेंट्रिसिटी है। ई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बी ए स्क्वायर वन माइनस ई, ठीक है? ओके, और भी कुछ चीजें होती हैं वो, और सब लाइंस होती हैं हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ये जो डायरेक्ट्रिक्स होती है इनका पोजीशन क्या होता है? इनका पोजीशन होता है ए बाई ई कॉमा जीरो, और इस वाले का होगा माइनस ए बाई। एक्चुअल में इसेंट्रिसिटी जो होती है इलिप्स के लिए वो ई वैल्यू लेस देन वन होती है, ई की वैल्यू लेस देन वन होती है, ए ई की वैल्यू कम आती है और ए बाई ई की वैल्यू ज़्यादा आती है, ठीक है? तो ये दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, ठीक है? एक इधर और एक इधर, ठीक है? और क्या होता है, हाँ, अगर एरिया ऑफ इलिप्स पूछा जाए,
एरिया ऑफ इलिप्स जो होता है वो पाई ए बी होता है, ठीक। ओके, तो एक चीज हम एक और मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इसेंट्रिसिटी जीरो हो जाए, वैल्यू 1 से कम होती है, लेकिन अगर इसेंट्रिसिटी जीरो हो जाए तो क्या होगा? देखो बी और ए बराबर आ जाएंगे, है ना। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अगर इसेंट्रिसिटी जीरो हो जाए, ए और बी बराबर आ जाएंगे, उसको हम आर मान लेते हैं, और फिर जो मिलेगा वो मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इस सर्कल का इक्वेशन, है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसे सर्कल जो है वो इलिप्स का ही एक, समझ लो, कह सकते हैं कि इलिप्स का ही एक स्पेशल केस है जो सर्कल है। और इससे ये पता, इसलिए हम क्या करते हैं कि जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रैजेक्टरी सर्कुलर होगी, तो सर्कुलर ट्रैजेक्टरी, और ऐसा नहीं कि सर्कुलर ट्रैजेक्टरी है तो केपलर्स फर्स्ट लॉ को वो मतलब एक तरीके से फेल कर रही है या उसको निगलेक्ट कर रही है, कि केपलर्स लॉ कह रहा है कि एलिप्टिकल ट्रैजेक्टरी होनी चाहिए, लेकिन कई सारे क्वेश्चन में हमको सर्कुलर ट्रैजेक्टरी दिया भी रहता है और हम सर्कुलर भी हैं, ठीक है। तो इलिप्स का ही एक पार्ट है सर्कल, इसीलिए हम सर्कुलर ट्रैजेक्टरी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है उसको हम जबरदस्ती सर्कुलर ले लें, ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर सर्कुलर दिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस चीज को अगर हम यहाँ लगा के देखें तो पता चलेगा कि अगर ए और बी दोनों बराबर रख दे तो एरिया पाई आर स्क्वायर आएगा, जो सर्कल का याद भी है, ठीक है। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो कि ऑफ सर्कल याद रखने में कंफ्यूजन हो तो सॉरी, एरिया ऑफ इलिप्स याद रखने में कंफ्यूजन हो तो याद रखना कि ए और बी बराबर रखने पे अगर एरिया ऑफ सर्कल बनना है, यानी वो फॉर्मूला तुम्हारा सही याद है, ठीक है। और कुछ चीजें होती हैं, दो चीजें, एक चीज और है उसको देख लेते हैं। एक ऐसी लाइन जो इलिप्स के फोकस से जाए, एक ऐसी लाइन जो इलिप्स के फोकस से जाए और एक्सिस के परपेंडिकुलर, लेजर एक्सिस के, है ना। इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं, तो इस लाइन को हम कहते हैं लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, और इसकी लेंथ होती थी 2b² बाई ए, ठीक है। अच्छा देखो, कुछ चीजें अगर चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, जैसे 2b² बाई ए, वैसे तो याद ही रखना चाहिए, लेकिन मान लो तुमको कैलकुलेट करना, तो तुम ऐसे कर सकते हो कि अगर हम आपसे पूछें कि लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन क्या होना, ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम का अगर हम इक्वेशन पूछे इसका तो क्या होना चाहिए, क्या इक्वेशन, क्या x इक्वल टू ए ही नहीं होना चाहिए? क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो जो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन होता है उसका इक्वेशन x इक्वल टू होता है, का इक्वेशन x इक्वल टू ए ही होना चाहिए। अब हमें पता है कि इस लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन x इक्वल टू ए ही है, और इस इलिप्स का इक्वेशन ये है, ये दोनों, ये लाइन और ये इलिप्स, ये दोनों यहाँ और यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अगर हम x की जगह ए ही यहाँ रख दें, ध्यान से देखो, x की जगह हम ए ही रख दें तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1। तो अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर मिलेगा, वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस अंडर रूट, वाई इक्वल टू मिलेगा हमें प्लस माइनस अंडर ई स्क्वायर माइनस ई मिलेगा ना। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये दो वैल्यू, ये पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे, मतलब हमारे कहने का मतलब है ये वैल्यू यहाँ रख के हमें ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। जब हमें ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, ये पॉइंट पता चल गया, ये पॉइंट, तो हम उन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल के ये क्लियर कर सकते हैं कि इसकी इक्वेशन डिस्टेंस b² बाई ए ही है, ठीक है। तो ये एलिप्स के बारे में बेसिक जानकारी थी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एलिप्स एक कोनिक सेक्शन होता है, ये हम लोगों को 11th में पढ़ाया गया था। इलिप्स एक कोनिक सेक्शन होता है, हमने यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन लिख दी इलिप्स की क्योंकि हमें इलिप्स का ही जरूरत थी, ठीक है। लेकिन अगर जनरल इक्वेशन कहें किसी की क्या होती वो भी बता देते हैं। तो ये हो गया, हम जनरल इक्वेशन भी बता देते हैं, इसलिए जनरल इक्वेशन बता दे रहे हैं क्योंकि जब हम बीएससी वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना केपलर, तो उसमें क्या होता है, ट्रेजेक्ट्री कोई भी हो सकता है, तो किसी भी कोनिक के बारे में, हर कोनिक के बारे में पता होगा, इसलिए सारे बता दें। जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या है,
कोनिक सेक्शन बोलते थे, तो हम लोग पढ़ते थे, ठीक है, पढ़ते थे, याद होगा। कौन कौन से थे? सर्कल थे, पैराबोला थे, हाइपरबोला, इलिप्स, ये सब याद है ना? ठीक है, तो ये कोनिक सेक्शन कहलाते थे। अब ये कोनिक सेक्शन क्यों कहलाते थे, इसका भी एक रीजन है। तो अगर पता हो तो, अगर एक कोन ले ले हम, ठीक है, और इस कोन को किसी प्लेन से कट करें, ठीक है, और वो जो प्लेन हो वो डिफरेंट डिफरेंट हो, जैसे मान लो अगर हम ऐसे एक बेस के पैरेलल प्लेन से कट करें, मान लेते हैं सेमी, ये तुम्हारा राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, नीचे से सर्कुलर है, तो अगर नीचे से कट करें तो हमें देखो एक सर्कल मिलेगा, याद है? ठीक है, हाँ। अगर ऐसे ही तिरछा कट कर देते तो हमें इलिप्स मिलता था। ऐसे करके अलग अलग तरीके से कट करने पे अलग अलग हमें वो क्या बोलते हैं, कर्व मिलते थे, तो इसीलिए हमें इसे क्या कहते थे, कोनिक सेक्शन कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या है जिससे हम कोनिक सेक्शन के इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि मान लेते हैं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, मान लेते हैं हमारे पास दो चीजें, एक हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है, हमारे पास फिक्स पॉइंट है जिसे हम फोकस नाम दे रहे हैं, ठीक है, और एक हमारे पास ऐसी लाइन है जो फिक्स लाइन है, फिक्स लाइन को हम नाम दे रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, तो हमारे पास दो फिक्स बात चीजें हैं, एक फिक्स पॉइंट है जिसे फोकस नाम दिया गया, एक फिक्स लाइन है जिसे हमने डायरेक्ट्रिक्स नाम दिया, ठीक है, और कोई ऐसा पॉइंट हो कि, है ना, वो मूव कर रहा हो, क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, मतलब कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, क्योंकि जब हम किसी पॉइंट का लोकस बताते हैं, लोकस का मतलब है वो पॉइंट मूव कर रहा है, तो अगर ये पॉइंट मूव कर रहा है इस हिसाब से, उसमें एक कंडीशन है, ऐसे मूव कर रहा है कि उसकी इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस पीएस और इस फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है पीएम है, ये जो पीएस और पीएम है इनका जो रेशियो है, पीएस और पीएम का जो रेशियो है, वो रेशियो अगर कांस्टेंट रहे, क्या रहे, उस कांस्टेंट को ही नाम दिया गया ई, हम कह रहे हैं इसेंट्रिसिटी, ठीक है, तो जो भी बनेगा वो कोनिक सेक्शन होगा, जितने भी कोनिक सेक्शन है सबकी यही एक डेफिनेशन, ठीक है, जितने भी कोनिक सेक्शन है सबकी यही डेफिनेशन, क्या मतलब अगर हम इसको डेफिनेशन में कहें तो ऐसे कहेंगे, द लोकस ऑफ ए पॉइंट, the locus of a point such that its distance from a fixed point and the ratio of distance from fixed point and fixed line remains constant, है ना, रेशियो होना चाहिए डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट फिक्स लाइन से, वो कांस्टेंट रहना चाहिए, तो फिक्स पॉइंट को उसे फोकस कहेंगे, फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे, एक मतलब ये एक जनरल कंडीशन है, इससे सारे ही कोनिक सेक्शन बन जाते हैं। अब कैसे सारे कोनिक सेक्शन बनते हैं, तो इसमें पहली कंडीशन, अगर ई की वैल्यू 1 है, अगर इसेंट्रिसिटी हम 1 मान लें, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर लें, तो हमें पैराबोला मिल जाता है, ठीक है। सेकंड, अगर ई की वैल्यू 0 हो जाए तो हमें सर्कल मिल जाता है, और अगर ई की वैल्यू 1 से कम हो तो हमें इलिप्स मिल जाता है, जो हमने पीछे बताया, और अगर ई की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो हमें क्या मिल जाता है, हाइपरबोला। तो ये कंडीशन है। हम क्या करेंगे जब आगे सेंट्रल फोर्सेस पढ़ेंगे ना, इसेंट्रिसिटी के लिए एक फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है, और अलग अलग केसेस में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस करस्पॉन्डिंग फोर्स के लिए ट्रैजेक्टरी क्या होनी चाहिए, और हमें वो इसेंट्रिसिटी फॉर्मूला याद है, इसेंट्रिसिटी में रख के या जो भी है करके अब हम वैल्यू निकाल के ये बता सकते हैं कि इस फोर्स के करस्पॉन्डिंग ट्रैजेक्टरी क्या होगी, ठीक है, इसलिए इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए, और जनरल की इक्वेशन है वो ये, ठीक है। अब इसके आगे हम सेकंड लॉ ऑफ केपलर्स पे जाते हैं। अब केपलर सेकंड लॉ क्या, हम लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, ये क्या कहता है, देखो जब कोई, मान लेते हैं ये हमारा सन है, हमारा प्लैनेट है, अब सन क्योंकि फोकस पे है, जब प्लैनेट इससे दूर होगा, ज्यादा होगी, ठीक है, तो अभी तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पढ़ा है, लेकिन हम जानते हैं ग्रेविटेशनल जनरली 9 से पढ़ते आ रहे हैं, इनवर्स ऑफ
फायर होता है ना। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी कम होगी इन कंपैरिजन टू दिस पॉइंट। अगर वो यहाँ पे होगा क्यू पॉइंट तो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑर्बिट के लॉन्ग जब इलेप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा होता है तो डिफरेंट पॉइंट पे उसकी स्पीड जो होती है वो डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती। वैसे भी अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा होता है उस केस में तो वेलोसिटी डिफरेंट होती है क्योंकि भले स्पीड सेम हो लेकिन डायरेक्शन चेंज है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन तो चेंज है ही है, साथ ही साथ इसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज है। इसलिए हम कह रहे हैं ओवरऑल वेलोसिटी भी डिफरेंट होती है और स्पीड भी डिफरेंट होती है, ठीक है। और ज्यादा अच्छे से कहें तो यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे प्लैनेट है वो फास्टर चलता है, ठीक है, फास्टर मूव करता है यहाँ पे स्लो। तो सेकेंड लॉ ये कहता है कि क्योंकि यहाँ पे स्पीड तो चलो ठीक है कांस्टेंट नहीं है, लेकिन एक और स्पीड हम निकाल सकते हैं जिसे हम कहेंगे एरियल स्पीड या एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, मान लेते हैं कोई एक टाइम पीरियड ले लेते हैं टी। टाइम पीरियड टी में ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ आ रहा है, मान लो पी से पी डैश तक आ रहा है, ठीक है। तो जब ये यहाँ से यहाँ आ रहा है तो जितना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं हमने टाइम जो मानना है वो डेल्टा टी है, तो इसने जो एरिया कवर किया वो मान लेते हैं डेल्टा ए। डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी ये जो होगा इसे हम कहेंगे एरियल वेलोसिटी, एरियल स्पीड, क्योंकि अभी हम वेक्टर नहीं ले रहे तो एरियल स्पीड बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये एरियल स्पीड होगी। और अगर ये मान लेते हैं सेम डेल्टा टी टाइम में यहाँ से यहाँ आ रहा है क्यू से क्यू डैश, ठीक है, और उसने जो एरिया ट्रेवल किया वो कुछ भी हो सकता है। तो सेकेंड लॉ ये कहता है कि ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा प्रोवाइडेड टाइम टेकन सेम, मतलब गिवन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया अराउंड द सन, ठीक है। तो अगर आप टाइम पीरियड इक्वल ले रहे हैं जो प्लैनेट है सन के अराउंड जो एरिया स्वीप करेगा वो इक्वल होगा। यानी कि अगर हमने डेल्टा टी दोनों केस में यहाँ यहाँ सेम लिया है तो ये एरिया और ये एरिया बराबर होना चाहिए, ठीक है। हाँ अगर मैंने ये टाइम अलग अलग लिया है, मान लेते हैं ये टाइम 1 लिया है ये 2 लिया है, केस में एरिया अलग अलग हो सकता है, ठीक है। सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो एरियल स्पीड है या एरियल वेलोसिटी है क्या होगी डेल्टा ए बाई डेल्टा, एक कांस्टेंट है। क्लियर है, कह रहे हो क्या रवि? नहीं नहीं ओके। तो ये रियल कई क्वेश्चन ऐसे पीजीटी में हैं जिसमें क्या किया है ऐसे डायग्राम बना के छोड़ दिया है और यहाँ लिख दिया है 2 आवर, यहाँ लिख दिया है 2 आवर और पूछा है A1 A2 का रेशियो क्या होगा, यहाँ 2 आवर लिख दिया, यहाँ 3 आवर या कुछ और टाइम लिख दिया और पूछा है एरिया का रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। हमको बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है डेल्टा ए बाई डेल्टा टी कॉन्स्टेंट है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें ऐसे 2 एरिया दे दे तो हम ये लगाएंगे कि ये एरिया मान लेते हैं A1 है और टाइम T1 है तो A1 अपॉन T1 A2 अपॉन T2, ठीक है ना। तो अगर टाइम सेम है तो A1 और A2 बराबर आएगा, अगर टाइम में कोई डिफरेंस दिया है तो जो भी डिफरेंस दिया है उसके अकॉर्डिंग एरिया आ जाएगा, क्लियर है। या अगर एरिया दिया है तो टाइम में कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इस लॉ को प्रूफ करके देखते हैं। मान लेते हैं ये सन है, ये प्लैनेट है, ये मान लेते हैं थोड़ी देर आर डिस्टेंस दूरी पर। अब अगर हम स्मॉल चेंज इन टाइम लें dt टाइम, मान लेते हैं प्लैनेट यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया p डैश पे आ गया, तो स्मॉल चेंज के लिए हम r में कोई चेंज नहीं लेंगे, तो हमने टाइम क्या है वो स्मॉल माना है, स्मॉल टाइम में चेंज आ रहा है dt टाइम ले रहे हैं। इस dt टाइम इंटरवल में रेडियस में चेंज नहीं आया होगा, इसके मैग्नीट्यूड चेंज नहीं आया, ओके। लेकिन इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, ये डिस्टेंस मान लेते हैं ds है और ये एंगल जो ट्रेवल्ड है ये मान लेते हैं d थीटा है। तो अगर हम इस यहाँ पे एक ट्रायंगल बनना है, अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया पूछें डेल्टा डी से, ये क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल एस डैश, एरिया होगा, एरिया फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ बेस होगा एसपी, हाइट होगा पी डैश। अच्छा ये ds डिस्प्लेसमेंट के लिए है और ये एस सन के लिए, चाहो तो इसको हम ओ कह देते हैं ना हो, इनटू पीपी डैश होगा, हाफ ओ की वैल्यू हमारी है आर और पीपी डैश की वैल्यू है ds
ऑफ आर। टीएस की जगह हम चाहें तो लिख सकते हैं, पढ़ा है ना, एस इक्वल टू आर थीटा होता है, टीएस इक्वल टू क्या होगा, आर डी थीटा हो जाएगा। इसकी जगह आर डी थीटा लिख देते हैं। ये जो हमारा आएगा वो आएगा हाफ आर स्क्वायर डी थीटा। अब एरियल स्पीड जो होती है क्या होती है, हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। बाई डी टी जो आया, जो कि एरियल स्पीड आया, हाफ आर स्क्वायर और ओमेगा। ओमेगा क्यों, डी थीटा बाई डी टी हमारा ओमेगा होता है, ठीक है। अब हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम एल का फॉर्मूला होता था एम आर ओमेगा स्क्वायर, है ना, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर क्या होता था, एम आर स्क्वायर ओमेगा, है ना। तो यहाँ से अगर हम आर स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू निकालें तो आएगी एल बाई एम, 1 में रख देते हैं, ये बाई डी टी आ जाएगा एल बाई 2/2m। अब क्योंकि जब प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा होता है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता है, क्योंकि कोई ऐसा एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो मतलब लगा के प्लैनेट को रिवॉल्व कराया जा रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन प्लैनेट जीरो है, इसीलिए उसका टॉर्क भी जीरो होगा, इसलिए उसका टॉर्क भी क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, एक और रीजन है टॉर्क जीरो होने, एक ये कोई क्वेश्चन कहते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है ना, ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सटर्नल नहीं है क्योंकि वो पेयर में है, ऐसा कुछ कि इधर से जितना लगेगा उतना ही भी लगेगा, लेकिन इसका सिंपल सा एक मतलब वो है एक्सप्लेनेशन कि देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो इनवर्स लगेगा ना, और जो जब ये रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व करने के लिए मतलब देखो टॉर्क के लिए हम क्या करते हैं, टॉर्क के लिए एफ क्रॉस आर करते हैं ना, आर से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो जिस पॉइंट पे भी पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है और जिस पॉइंट से रिवॉल्व कर रहा है, जिस पॉइंट के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है उस पॉइंट से हम डिस्टेंस लेते हैं, तो जब हम आर वेक्टर लेंगे तो वो इस डायरेक्शन में होगा ना, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180। तो आर क्रॉस एफ क्या आएगा बताओ, आर क्रॉस एफ 0, क्योंकि जो है एंगल 180 डिग्री है, यानी कि टॉर्क ही जीरो हो जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स ना लग रहा है लेकिन टॉर्क जीरो, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो टॉर्क क्रिएट हो रहा है वो जीरो है, तो क्योंकि टॉर्क जीरो है और हमने ये पढ़ा है कि जब भी एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी जीरो होता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, एक्सटर्नल जीरो है तो एल जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा ना। अब अगर प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है और हम ये मान के चल रहे प्लैनेट का मास इंक्रीज नहीं कर रहा है समहाउ, ठीक है, प्लैनेट का मास इंक्रीज नहीं कर रहा है तो एल बाई 2m पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो एरियल स्पीड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मास इंक्रीज कर रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम दे रहा हो कि कोई मान लेते हैं प्लैनेट है और वो फॉर्मेशन हो रहा है, उसका बन रहा है और जैसे जैसे वो फॉल भी कर रहा है उसके साथ तो आसपास के गैसेस या कुछ भी चीजों ट्रैक करके और उसका मास धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम दे दे तो फिर ये काम नहीं करेगा, फिर ये नहीं कहेंगे कि डी ए बाई डी टी कांस्टेंट है ना, नहीं तो फिर एल भी तो कांस्टेंट नहीं रहेगा फिर अगर मास वेरी करा तो नहीं, एल कांस्टेंट रह सकता है, ऐसा मान सकते हैं कि एक मतलब प्लैनेट फॉल भी कर रहा है और लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स और जीरो मान सकते हैं, नहीं अगर मास वेरिएबल हुआ तो टॉर्क ये भी कह रहे हो, एल भी कांस्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि एमवीआर से एम ऐसा ही कह रहे हो, लेकिन वैसा क्वेश्चन है नहीं, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन ये एक मान लीजिए परसेप्शन है, मान लीजिए, है ना, पूछिए। अच्छा एल मतलब देखो तुम हमारे पास बहुत सारी अच्छा, जैसे नहीं एक ये भी तो है, जैसे जो डी ए बाई डी टी एल बाई 2m आया तो हमारा जो थ्योरी आया तो यही कहता है कि जो डी ए बाई डी टी है वो एल बाई 2m के बराबर है, अगर एल कांस्टेंट है तो एरियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, अगर एल कांस्टेंट नहीं रहेगा तो इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा ना, ये भी तो लेकिन देखो एक चीज और समझो, सब कुछ इसी रिलेशन पे बेस्ड नहीं है, एक हम थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एग्जांपल ले, जैसे एक होता है बाइनरी स्टार, नाम सुना है, बाइनरी स्टार में क्या होते हैं, दो स्टार्स होते हैं, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करते हैं,
ठीक है। और खास तौर से मतलब जिस हम बाइनरी स्टार की बात कर रहे हैं उसमें क्या करते हैं, ये रिवॉल्व करते करते और एक दूसरे करीब भी आते हैं और फिर हाँ फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कपलिंग क्वेश्चंस में ये काम नहीं करेगा, बिल्कुल अलग ही थ्योरी हम्म इसमें लगती है, ठीक है ना। हाँ हम्म हाँ, ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें मतलब ऐसे क्वेश्चन कई सारे कंपटीशन में पूछे गए जिसमें ये कह रहा है कि दो मासेस हैं, वो दोनों एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और स्पीड वगैरह हम्म निकालना है, तो क्वेश्चन हो जाएगा हम लोगों से, जब आएगा तो हम्म उसको करेंगे। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें वो रिवॉल्व भी कर रहे हैं और करीब भी आ रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं ठीक। है। ठीक है, आगे बढ़ थर्ड लॉ की तरफ बढ़। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ को हम लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं इसी से लेते आते हैं, हैं। ठीक है। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या कहता है, जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेमी सेमी मेजर मेजर एक्सिस एक्सिस। के क्यूब के इक्वल, क्यूब के बराबर। के बराबर नहीं, प्रोपोर्शनल होता है। टाइम पीरियड हाँ का सर जो स्क्वायर प्रोपोर्शनल। है वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल, ठीक है। हम्म ये हमारा थर्ड लॉ है। अब इसको कैसे करेंगे, करने के लिए मान लेते हैं वही प्लानिट सॉल्व कर रहा है। अगर हम एरियल स्पीड देखें तो एरियल स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डी बाई एरियल डी टी इक्वल्स टू एल बाई टू एम। हाँ, एरियल स्पीड क्या था, एल बाई है ना। यानी कि एरियल स्पीड को हम पहले ये नहीं लिखेंगे ना, ए बाई टी एरिया, हम्म ठीक है, अपॉन टाइम। तो अगर हम एक कंप्लीट वो ले रहे हो, जैसे मान लेते हैं प्लानिट पूरा रिवॉल्यूशन है। यहाँ से, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करता है प्लानिट और घूम के और फिर यहीं पे आके रुकता है, यहाँ से जाके यहीं रुकता है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया। तो इसमें जो एरिया ट्रेवल्ड होगा वो कितना होगा, पाई ए बी के बराबर होगा, पाई ए बी। पाई ए बी। और जो टाइम टेकन है उसी को हम टाइम पीरियड कहेंगे, ठीक है। तो एरिया ओवर टाइम पीरियड ये एल बाई टू एम होता है, और एरिया हम ले रहे हैं पाई ए बी के बराबर, यहाँ पे जो टाइम आएगा वो टाइम पीरियड के बराबर एल बाई टू एम। अब यहाँ से टी की वैल्यू निकालने तो ये हो जाएगी पाई एम आई एल, ठीक है, स्क्वायर कर दो तो टी स्क्वायर इक्वल टू आएगा और पाई स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक और कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि सेट कर लेते हैं कि हमारा एल जो है लेटस रेक्टम है। लेटस रेक्टम जो होता है, मतलब लेटस रेक्टम का जो लेंथ होता है, एल, एल जो है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसी इलिप्स के लिए लेटस रेक्टम का लेंथ है वो भी एक कांस्टेंट होता है। एल का भी हमने फॉर्मूला देखा पीछे, टू बी स्क्वायर बाई ए था। यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू हम लिख सकते हैं एल ए बाई टू, ठीक है। और ये वैल्यू अगर हम यहाँ डाल दें क्या होगा, तो हम सीधे प्रोपोर्शनैलिटी देख रहे हैं, ए स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर इंटू और बी स्क्वायर की जगह एल बाई टू इंटू ए आएगा, यानी ए और आ जाएगा, बी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड लॉ हो गया। अच्छा देखो, थर्ड लॉ का जो प्रूफ तो पूरा केपलर्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ के ही अकॉर्डिंग किया, ठीक है। हम थर्ड लॉ को एक और तरीके से प्रूव कर सकते हैं, कैसे देखते हैं, इसका एक अल्टरनेटिव हो सकता है। अल्टरनेटिव प्रूफ क्या है इसका, अल्टरनेटिव ये है कि हम मान लेते हैं टाइम पीरियड निकालना है मुझे, टाइम पीरियड। अच्छा, अल्टरनेटिव प्रूफ के लिए हम ये मान लेते हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट है हमारा, ठीक है। सर्कुलर ऑर्बिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम पीरियड फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, स्पीड। डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर 2 पाई आर, अपॉन सॉरी स्पीड पाई आर स्क्वायर। हाँ 2 पाई आर, ठीक। पाई आर, और स्पीड को हम v मान लेते हैं, ठीक है। हाँ अब पहले हमें v निकालना पड़ेगा। जब कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा होगा सर्कुलर ऑर्बिट में, लेते हैं प्लैनेट और सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो जब रिवॉल्व कर रहा होगा तो उसमें क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा बाहर की ओर और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा अंदर की ओर, अंदर की ओर। सर ग्रेविटेशनल फोर्स लग, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा एफ जी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा, करेगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को लगाएं तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी एम
एम, मान लेते हैं प्लैनेट का मास स्मॉल एम है, मास सन का कैपिटल एम है, एम एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर होना चाहिए। ठीक है, एक आर से एक आर कट गया तो वेलोसिटी एक एम भी कट जाएगा, वेलोसिटी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट जी एम बाई आर का रूट, वैल्यू यहाँ रख देते हैं अगर हम 1 में। टाइम पीरियड जो आएगा वो आएगा 2 पाई आर अप आ जाएगा अंडर एम आर, तो तरफ स्क्वायर कर देते हैं आने के लिए, टी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम, ये आर आएगा ऊपर भेज देते हैं, टी देखें तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव प्रूफ क्यों बताया, अल्टरनेटिव प्रूफ से बताया क्योंकि इस अल्टरनेटिव प्रूफ से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी ऐसे कह देता है कि मान लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है पार्टिकल पे, तो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना होके आर क्यूब या आर 7 या आर की पावर एन पे डिपेंड करता होता, तो केप्लर थर्ड लॉ कैसा होता, या टाइम पीरियड टी स्क्वायर का क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पे हम आर स्क्वायर की जगह एन वैन जो भी चाहे वो रख के, आर स्क्वायर की जगह मान लें आर क्यूब लेना चाहे तो आर क्यूब, या आर 7 लेना चाहें या आर की पावर एन लेना चाहें रख के, तो ये रिलेशन से निकाल सकते हैं। रिलेशन आएगा ना तो एन के टर्म्स में आएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन इधर ईएमआरएस में भी पूछा गया था जहां तक मुझे याद है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कि ईएमआरएस में था या नहीं था, लेकिन इधर रिसेंट में जो मैंने पेपर तो उसमें किसी एक में था, चाहे आरएमएस में हो चाहे बिहार वाले में, एक में रहा था। क्या था क्वेश्चन? यही कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स आर की पावर 5 पे डिपेंड करता हो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यूब ऐसा कुछ आ जाए, आर स्क्वायर की जगह कुछ और आर आ जाए, आर स्क्वायर ना होके आर आ जाए या आर 4 आ जाए या आर 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, उस केस में कहता है कि टी स्क्वायर का फिर रिलेशन क्या बनना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार पीजीटी में भी आया हुआ है, अगर क्वेश्चन कई बार आया, इसलिए हाँ जब हम पीजीटी दिए थे उसमें आया था ये। तो जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स में जैसे आर स्क्वायर था, जैसे अगर आर की पावर 5 बोलेगा तो वहाँ पे आर स्क्वायर की बजाय आर की पावर 5 पुट करेंगे। यहाँ आर 5 रख दो तो उस हिसाब से यहाँ हाँ। चेंज आ जाएगा, उस हिसाब से ठीक है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स तो वही रहेगा, हाँ, एम वो तो स्क्वायर बाई आर। यार ही रहेगा, वो तो होगा नहीं। ठीक ठीक है, ठीक ठीक। लेकिन अगर जो मेन प्रूफ देखें, ये तो अल्टरनेटिव में हमने ग्रेविटेशन लॉ को इंक्लूड कर लिया, ठीक है, लेकिन जो मेन प्रूफ है थर्ड लॉ का केपलर का, वो केपलर के ही फर्स्ट और सेकंड लॉ पे डिपेंड होना चाहिए, इसलिए वहां पे हमने ये फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया। हाँ, ग्रेविटेशनल लॉ है जो अब हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है, न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ, ये केपलर्स लॉ से आया है, वो देखते हैं कैसे। अब तुम समझ लो कि इसी को हम रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, ये जो यहाँ पे किया इसी को रिवर्स ऑर्डर। अब हम करने जा रहे हैं प्रूफ ऑफ लॉ केपलर। न्यूटन ने एक एजम्पशन, मतलब एजम्पशन पहला मान लेते हैं कि जो प्लैनेट है सर्कुलर ऑर्बिट में, और दूसरा सन कह रहा हूँ, ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट ना लेके सर्कुलर ऑर्बिट, जब ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा, मान लेते हैं इसकी स्पीड भी है, ठीक है, तो जब ये रिवॉल्व कर रहा होगा तो इस पे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा बाहर की ओर। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स अंदर की ओर होना चाहिए, इसको इन्होंने नाम दे दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई अट्रैक्शन फोर्स है जो इसको बैलेंस कर, तो हम Fg की वैल्यू निकालेंगे किसकी मदद से, सेंट्रीफ्यूगल Fc। तो हम क्या करेंगे, Fc को तो हम जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, इसको सॉल्व करेंगे और जो आएगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फॉर्मूला होगा। Fg ऐसे ही लिख रहे हैं, Fc का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाई r, इक्वेशन 1 करें। अब इस फॉर्मूले में हमें v वेलोसिटी चाहिए, तो केपलर सेकंड लॉ क्या कहता है, केपलर सेकंड लॉ कहता है कि जो एरियल स्पीड होनी चाहिए, ठीक है ना,
हम्म क्या एल एल बाई टू एम के होनी नहीं, चाहिए, सिर्फ एल बाई टू। सॉरी एल बाई टू एम के ठीक है। एरियल स्पीड को हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सर्कल है, हाँ ठीक है ना। और एरियल स्पीड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एरियल स्पीड का फॉर्मूला होगा पाई पाई आर एरिया स्क्वायर अपॉन बाई टाइम, है ना। हम्म पाई आर हम्म स्क्वायर बाई टी इक्वल एल बाई टू एम होना चाहिए। हम्म अच्छा पाई आर स्क्वायर बाई टी, वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, क्या करें, ऐसे कर लेते, वेलोसिटी हमें निकालनी है ना, वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अरे डिस्टेंस है 2 अमन, पाई आर। सुनो तो अमन, अरे वहां पे जो एरियल स्पीड लिखे थे तो एल बाई टू एम रखे, तो एल की वैल्यू रख लो। हाँ वो भी कर आर सकते थे स्क्वायर लेकिन होगा ऐसे वहाँ। सिंपल कर देते हैं, देखो वेलोसिटी फॉर्मूला हाँ 2 पाई आर अपॉन टी होता है, तो v हाँ इक्वल टू हाँ 2 पाई आर ऐसे ही, और हमको अब t हटाना है तो t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, t की जगह हम ये नहीं लिख सकते हैं भाई, टी स्क्वायर क्या होता है, आर क्यूब के बराबर होता है, हम्म t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के आर क्यूब की होल पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। हाँ क्या किया हमने, कर लिया केपलर का थर्ड लॉ, हमने केपलर का थर्ड लॉ यूज कर लिया, ठीक है। अब ये वन में हम्म रख दो, क्या बन जाएगा, एफ जी जो बन जाएगा वो बन जाएगा एम बाई आर, और यहाँ हो जाएगा वी स्क्वायर, तो जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर के आर क्यूब, आर यहाँ पे क्यूब। स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो ये आएगा एफ जी एम ऐसे ही, और आर स्क्वायर ऐसे ही, यहाँ से आर स्क्वायर और आर फोर आर स्क्वायर कट के आर स्क्वायर बचेगा वो हम्म 4 पाई स्क्वायर बाई के बचेगा। हम्म अब ये हो गया हमारा, यहाँ पे न्यूटन ने सेकंड एजम्पशन को या लॉजिक को जो कहना होगा, न्यूटन ने कहा हम्म कि ऐसा है कि अगर ये प्लानिट यहाँ रिवॉल्व कर रहा है और हम्म इस फोर्स के फॉर्मूले में कहीं भी सन का मास नहीं आ रहा, मान लो कैपिटल है, मान लेते हैं हम्म प्लानिट का मास स्मॉल, इस पूरे हम्म डेरिवेशन में कहीं भी सन का मास नहीं आया यहाँ पे, लेकिन हम्म ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये फोर्स सन के मास पे ना डिपेंड करे, अगर ऐसा होता तो ये सन की जगह कुछ भी ना होता, जीरो मास होता, तो तभी क्या प्लानिट ऐसे रिवॉल्व करता रहता, कुछ भी ना हो, ऐसा तो नहीं हो हम्म सकता। तो इन्होंने हम्म कहा कि ये लॉजिकली ये फोर्स जो होना चाहिए वो मास ऑफ सन हम्म पे भी डिपेंड करना चाहिए, हम्म तो इसलिए इन्होंने कहा कि जो 4 पाई स्क्वायर बाई के है वो कहीं ना कहीं हम्म प्रोपोर्शनल होना चाहिए मास ऑफ सन के, हम्म ठीक। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक हम्म कांस्टेंट आएगा, इस जी कांस्टेंट हाँ को इन्होंने कहा जी, हाँ, जी एम जी हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन है। और जब ये यहाँ पे रख देंगे तो फोर्स का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा ई कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर हो जाएगा, हाँ और यही इनका जो है न्यूटन का न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है क्लियर हुआ। हाँ अब इस ई की वैल्यू जो है तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू न्यूटन ने नहीं बताई, इसकी वैल्यू बाद में कैवेंडिश ने कैलकुलेट की थी, वो कितनी थी 6.67 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस माइनस 11, 11 जो भी यूनिट न्यूटन यूनिट मीटर लिखना है स्क्वायर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, पर किलोग्राम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये किसने निकाला था, कैवेंडिश। कैवेंडिश में। अच्छा, इनका भी एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा हाँ बीएससी में इंटरेस्टिंग है। कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट दिया, लेकिन कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं रहता, बस सही आप पता होना आता चाहिए नहीं है। कैवेंडिश हाँ ने इसकी वैल्यू कैलकुलेट, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा यहाँ पे यही जी वो रीजन है, बार बार ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता रहता है कि जो हम्म ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब पहले तो न्यूटन ने ये निकाला निकाला है हम्म कोई भी दो पेयर ऑफ, मतलब सन और प्लैनेट के लिए निकाला, लेकिन फिर इसको इन्होंने जनरलाइज कर दिया, इन्होंने कहा कि कोई भी दो मासेस हो, जरूरी नहीं यहाँ हम्म पे सन और प्लैनेट हो, कोई भी दो मासेस हम्म हो m1 और m2, है ना। बाद में इन्होंने हम्म कहा और एनी टू मासेस, कोई भी दो मासेस, मान लेते एक मास m1 है एक मास m2, आर डिस्टेंस लगा जी
m1 भाई आर स्क्वायर। ये किसी भी दो मासेस के लिए लगता है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो ऑब्जेक्ट हमारे आसपास है, जैसे हम हैं, हमारा कुछ मास होगा और मान लेते हैं हमारे आसपास कोई दीवार है या कोई टेबल है, तो हम उसके थ्रू की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि यहाँ पे जो जी है वो क्या है, बहुत स्मॉल है। ये इतना स्मॉल है 10⁻11 है कि जो ऑर्डिनरी मासेस हैं, ठीक है, उन पे इसकी वैल्यू इतनी कम होती है कि वो फील ही नहीं होती। मास भी जबकि कम। बहुत हैवी मासेस होते हैं, जैसे प्लानेटरी मास हो गया या ब्लैक होल का मास हो गया, तो उस केस में ये इतना ज़्यादा हो जाता है। जैसे ऐसे तो ये वीक फोर्स की तरह काम कर रहा है, वीक फोर्स वाला वीक फोर्स नहीं, लेकिन वीक का मतलब कम, कम है, ठीक है ना। लेकिन प्लानेट वगैरह में ये कितना ज़्यादा काम करता है ये तो दिख ही रहा है, और ब्लैक होल में तो इतना ज़्यादा हाँ होता है कि लाइट को भी अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। हाँ। तो सब इसमें जो है मासेस का खेल है, क्योंकि जी की वैल्यू बहुत कम है, जितना मास हैवी होगा उतना ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल ज्यादा। ज़्यादा होगा, ठीक हम्म। है। अच्छा अमन, हाँ जैसे एक कंसेप्ट है कि जैसे मान लीजिए हम हैं, हमारा वेट मान लो कुछ मान लो 50 किलो है, ठीक है। बगल में एक बिल्डिंग है, उसका मास टन में है, ठीक है। बिल्डिंग भी अपने जेब खड़ी है, हम भी अपने जेब खड़े हैं, लेकिन हम बिल्डिंग की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं, हालांकि कर रही होगी। लेकिन एक एक ये भी तो देख सकते हैं कि जिस हम रेफरेंस में हैं, हम और अर्थ पे हैं, और अर्थ का मास हम दोनों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये जो दोनों फोर्स हम दोनों एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं तीसरा जो फोर्स लग रहा है हमारे कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, तो की हम वजह लोगों के से बीच का जो रिजल्टेंट है वो जीरो हो जा रहा है। मतलब जीरो एक ये भी रिजल्टेड नहीं हो रहा है, हम ये कह सकते हैं कि उसका पर वो ज्यादा रह इफेक्टिवनेस रहा नहीं है। है। हम ये कह सकते हैं हाँ, उसका इफेक्टिवनेस नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन इफेक्टिवनेस खत्म हो जा रही है। लेकिन जब जो और है, अगर इसी थ्योरी के हिसाब से स्पेस में जाया जाए, हाँ, तो स्पेस में ये काम करेगा, बहुत हल्का वीक काम करेगा लेकिन काम करेगा। स्पेस में काम करेगा। हाँ, वीक काम करेगा लेकिन करेगा। इवन जो हमारे पास वो हैं, जियो फिजिक्स के कुछ वो होते हैं, क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। हम्म, अब हम्म, जो साइंटिस्ट होते हैं उनके पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो ग्रेविटी की वैल्यू को मेजर करते हैं, जी की वैल्यू को मेजर, और क्यों हम्म, मेजर करते हैं? वो ये देखने के लिए कि जैसे किसी भी जगह पे हम्म, अर्थ के नीचे कोई स्पेशल टाइप का मिनरल है या नहीं है। कि मिनरल वगैरह हम्म, जैसे रॉक फॉर्म में अगर है, तो रॉक की डेंसिटी हम्म, ज़्यादा होती है ना, हाँ, तब हाँ, कूलिंग जो है वो नॉर्मल जगह जहाँ पे वो नहीं है उसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है, हाँ, ठीक है। तो को मेजर करने के लिए वहाँ पे क्या करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है ना। वो इंस्ट्रूमेंट हम्म, इतना मतलब एक तरीके से सेंसिटिव होता है कि उस हम्म, रॉक, वो डेंसिटी में जो चेंज है उसको भी वो क्या कर सकता है, तो महसूस कर सकता है। क्योंकि और साथ ही साथ हाँ, उस कैलकुलेशन को जब किया जाता है, ठीक है ना, तो हाँ, उसके हाँ, आसपास अगर कोई भारी स्टेशन बना हुआ है या कोई हिल साइट है या कोई बिल्डिंग साइट हाँ, है, उनकी जो वैल्यूज आएंगी उनको एरर की तरह हम्म, मानते हैं और उनको हटाते हैं वहां पे इसी तरह प्रोसेस, अच्छा, है ना। तो इसका मतलब हम्म। ये है कि ये तो ये सब चीजें काम करती हैं, बस ये है तुम कि स्मॉल जी की बात कर रहे हो कि कैपिटल जी की बात कर रहा नहीं, हूँ? स्मॉल जी की बात करें, कैपिटल जी तो हाँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, हाँ। कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं करेगा, तो तो उसकी वो तो वेरी नहीं कोई बात करेगा, ही नहीं। ठीक है। हम स्मॉल जी की बात, ठीक है। ठीक, वही हम कहें कि कैसे चेंज करने तो लगा। ये चीजें होती हैं, मतलब ये चीजें हम कह रहे हैं कि होती बहुत कम है लेकिन इफेक्टिव होती हैं फिर भी, ठीक है। अच्छा, ये दशमलव के तीसरे अंक तक वैल्यू क्या रहती है जी की? हाँ, ये वैल्यू मुझे नहीं याद है कि जी 9.8 या 10 ही याद है, तो इतना ही लगभग याद करता थर्ड हूँ। डेसिमल तक तो हमें बिल्कुल ही, ठीक है। नहीं, आगे, सेकंड डेसिमल पॉइंट तक तो देखा गया है। नहीं, आगे मतलब मुझे प्राइस वैल्यू नहीं है सही। 81 9.81 ही तो होती है, हाँ, जहाँ तक मुझे याद 9.81 है, उसके बाद आगे क्या है? देखो, वो भी 9.81 कैसी है, ये एवरेज वैल्यू है, ये भी समझना जरूरी है। की वैल्यू है। हर हाँ, जगह सेम नहीं होती है, तो हम आगे हाँ, पढ़ेंगे ही, ठीक है। तो हाँ, हम आगे जनरल फॉर्म में पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम वैसे देखें प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली हम्म, जी की वैल्यू हर जगह सेम नहीं होती, क्योंकि अर्थ का जो शेप है ना, वो हम, जियोइड है। हाँ, ये नहीं, जियोइड की बात नहीं है, वो जो जियोइड शेप हम मानते हैं ये भी एक हम्म, अप्रोक्सीमेट शेप है। अर्थ कैसी बनी, तुम देखो, कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे खाई है, कहीं पे तो पहाड़ है, पहाड़ है, कहीं कहीं पे पानी पानी है, जो है। पानी है वहां पे ऐसे बनी है, मतलब तुम देख रहे हो अर्थ कुछ पानी ऐसा है, अगर हटा दिया जाए तो अजीब ऐसा, तरह से पानी। यहाँ पे है तो यहाँ पे मान लो समंदर है तो ऐसा है ना, यहाँ पहाड़ है तो ऐसा है, हम्म, तो ऐसा अर्थ का शेप है हम्म, ना। यहाँ पहाड़ है मान लेते हैं,
है, यहाँ पे पानी का कोई स्रोत है, यहाँ कोई पेड़ है, ठीक है। कहने का मतलब है अर्थ का शेप, ये जो जियोइड है वो भी एक कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट शेप है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम एवरेज वैल्यू ही याद रखते हैं जब ना दी हो तो। बाकी अगर चेंज वगैरह देखना है तो सिंपल वाले पढ़ेंगे कि हाइट पे जाने पे और कोई, लेकिन अगर वैसे देखें तो हर प्लेस पे जी की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, मीडियम इंडिपेंडेंट है, मीडियम इंडिपेंडेंट। मीडियम इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि देखो जैसे हमने क्या पढ़ा है कि दो चार्जेस हों और दो चार्जेस के बीच में जो कूलम्बियन फोर्स लग रहा होता है, ठीक है, अगर बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं तो वो कूलम्बियन फोर्स के टाइम्स कम हो जाता है, याद है ना, फॉर्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और आ जाता। तो जो कूलम्बियन फोर्स होता था, ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है कि बीच में मीडियम क्या है, लेकिन ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, मीडियम से इंडिपेंडेंट। सेकेंड, एक चीज हमने ये भी पढ़ा है कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। 4 फंडामेंटल फोर्स में एयर फोर्स सबसे ज्यादा होता है, उससे कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, नहीं उससे कम, ठीक है, और उससे कम ग्रेविटेशनल होता है, सॉरी उससे कम हमारा ग्रेविटेशन होगा, मैं बताऊं, ग्रेविटेशन होगा, सबसे कम वीक होगा। हाँ नहीं अमन, सबसे न्यूक्लियर फोर्सेस दो होते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, फिर उससे कम होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, तो यहाँ पे वीक आ जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर सबसे वीक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉरी ग्रेविटेशनल से वीक होगा, हाँ ठीक। लेकिन देखो ये इसलिए वीक है ना क्योंकि इसकी जी की वैल्यू कम है, हाँ लेकिन इसका नाम वीक नहीं है। और अच्छा, तीसरा ये है कि ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, फॉलोज न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो, न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लेते हैं एक अर्थ है और अर्थ पे एक एप्पल गिर रहा है, जब एप्पल अर्थ की तरफ गिर रहा है तो एप्पल पे जो भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, मान लेते हैं एप्पल पे फोर्स लग रहा है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एप्पल का मास अगर 100 ग्राम होगा, 100/1000 इंटू 10, यानी कि 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, क्या होगा। तो अगर एप्पल पे अर्थ 1 न्यूटन का फोर्स लगा रही है तो एप्पल अर्थ पे कितना फोर्स लगा, वो भी 1 न्यूटन, वो भी 1 न्यूटन, है ना। मतलब जिस फोर्स से अर्थ एप्पल को अपनी तरफ खींचती है उसी फोर्स से अर्थ को एप्पल अपनी तरफ से, अर्थ को एप्पल अपनी तरफ, सेम फोर्स है, यानी न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो होता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर दो तरफ से फोर्स बराबर होता है, अच्छा ऐसा तो है नहीं कि इस अर्थ के नीचे एक और कोई चीज है जो अर्थ को भी अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। नहीं तो ऐसा क्यों होता है कि एप्पल अर्थ की तरफ गिरता है, अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं चला जाता। नहीं अर्थ को अट्रैक्ट करता है ना सन। नहीं, बात सन की नहीं, सन तो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है, ठीक है, सन तो मान लेते हैं, और ये भी है मान लेते हैं सन ना होता, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक बड़ा सा तुम्हारे पास प्लानेट होता, तुम मान लेते तुम क्रिएट कर रहे हो, क्रिएटर हो एक तरीके से, तुमने क्रिएट किया अचानक से एक बहुत बड़ा प्लानेट है ना, और उसके बगल में एक बड़ा सा सेब, एक छोटा सेब क्रिएट किया, और कोई चीज नहीं है, सन वन नहीं है, तब भी जो सेब है वो प्लानेट की तरफ क्यों गिरेगा, क्योंकि उसका मास कम है, मास कम है लेकिन फोर्स तो दोनों तरफ बराबर है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये अपनी जगह रुका रहा है और ये धीरे 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 धीरे, भले इसका मास ज्यादा है लेकिन बात ये है ना, इसको कोई और तो पकड़े नहीं है, कोई और फोर्स तो इसको रोक नहीं रहा है उधर ना जाने से, ठीक है। तो इसका मेन मान सकते हैं कि दोनों ही मूव कर रहा है, हमें बस समझ नहीं आ रहा है। हाँ ऐसा हो सकता है, ये बात सही है, समझ सकते हैं क्या, ऐसा हो सकता है कि ये ग्राउंड जो है उठ के ऊपर आ जाता और सेब अपनी जगह रहता हो, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे, थोड़ा दूर, कुछ तुम थोड़ा हम, ठीक है। तो इसका मेन रीजन ये मास वाला आंसर सही है, लेकिन मास आंसर पूरी तरीके से नहीं सही है, आपको इसका आंसर देना है इनर्शिया। फोर्स कैलकुलेट करेंगे ना अमन, नहीं, अगर फोर्स की बात नहीं हम बता रहे, में इसका आंसर है इनर्शिया। इनर्शिया कैसे है, देखो मान लेते हैं तुमने दोनों चीजें इकट्ठे क्रिएट की,
मान लेते इकट्ठे तूने हाँ। प्लानिट क्रिएट किया और एक शेप क्रिएट, ठीक। अब जब दोनों पे फोर्स लगेगा तो दोनों मोशन में आना चाहेंगे। अब मोशन को अपोज कौन ज्यादा करेगा, जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा, हाँ ठीक। तो जो प्लानेट है वो इनर्शिया की वजह से क्या करेगा, मोशन को अपोज करेगा, तो वो मोशन में नहीं आएगा, ठीक है, एप्पल आएगा। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन समझ। एक ध्यान रखना कि ड्यू टू मास ऐसा नहीं होता है, ड्यू टू इनर्शिया ऐसा होता है। हाँ, इनर्शिया मास पे ही डिपेंड करता है, वो बात ठीक है, हाँ वही बात है, लेकिन उसमें अदर फैक्टर्स भी एडेड है तो इसलिए सिर्फ मास को नहीं कंसिडर ठीक है। करेंगे। तो इनर्शिया की वजह से क्या होगा, मतलब जो है इनर्शिया क्या करता है, इनर्शिया किसी स्टेट को चेंज करने से रेजिस्ट करता है ना। तो अगर तुमने प्लानेट और प्लानेट के साथ साथ एक जो है एप्पल क्रिएट किया, तो जब दोनों ही रेस्ट में क्रिएट किए, लेकिन जब वो मोशन में आएंगे तो रेजिस्ट जो है प्लानेट ज्यादा करेगा, है ना। और इसलिए तो मतलब एप्पल है उसी एप्पल को उसकी तरफ अट्रैक्ट ज्यादा, होगा। ठीक है। तो सही आंसर है ड्यू टू इनर्शिया। हाँ, ड्यू टू इनर्शिया, ये सही आंसर। ठीक। तो मीडियम इंडिपेंडेंट न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है, एक कंजर्वेटिव है ना। क्या है? कंजर्वेटिव है। और कंजर्वेटिव होने की वजह से ही पीछे भी हमने ये बात बोली थी, कंजर्वेटिव जब भी होता है तब भी हम पोटेंशियल की बात करते हैं, क्योंकि ये फोर्स कंजर्वेटिव है, इसीलिए हम इसमें पोटेंशियल भी पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ेंगे, इसीलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये कंजर्वेटिव है। दूसरी चीज, वर्क डन जो होता है वो क्लोज्ड पाथ में जीरो होगा, होता है। है ना। और अगर ऐसे वर्क डन निकालोगे तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ आएगा, पाथ होगा। ना, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है। आगे फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की ऑलवेज अट्रैक्टिव है, ठीक है। ऑलवेज अट्रैक्टिव, पल्सिव नहीं होता, ठीक। ऑलवेज अट्रैक्टिव है। सिक्स प्रॉपर्टी क्या है? सिक्स प्रॉपर्टी है कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, मास पे डिपेंडेंट है। मास पे तो डिपेंडेंट है, वो सब तो देखो F इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, इससे तो हम एक तो ऐसे ही बना सकते हैं कि आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और लेकिन मेन है कि देखो मास वाली कहानी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आर स्क्वायर वाली कहानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट इनवर्स है? स्क्वायर लॉ। हाँ अच्छा अमन, हाँ, इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब जितने कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं सारे इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं ऐसा ना। नहीं है, ये बात नहीं है। हाँ। अगर ऐसा होता तो हम ये कह देते कि बस वन अपॉन आर स्क्वायर देखो, कंजर्वेटिव पे टिक लगाओ, फिर हम ये कंडीशन क्यों बताते कि कर्ल ऑफ एफ हाँ निकालो और वो जीरो होना चाहिए। भाई कंजर्वेटिव के लिए ये कंडीशन बताए थे ना, यहाँ लिख देते हैं कर्ल ऑफ एफ क्या होना चाहिए, जीरो। तो ये कंडीशन लगाने की क्या जरूरत है, फिर जब हर इनवर्स स्क्वायर लॉ ही लगा के चेक हो जाएगा। और इनवर्स स्क्वायर वाले तो हैं ही, बात मान ले, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ऐसे भी फोर्सेस हो सकते हैं जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ना फॉलो कर रहे हो तब भी वो कंजर्वेटिव, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इलास्टिक एफ इक्वल टू के एक्स, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता, लेकिन ये मेरे ख्याल से कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव होता है। चेक करना पड़ेगा, लेकिन कंजर्वेटिव है जहां तक मुझे याद है, ठीक है। ओके, अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे प्रॉपर्टी रह गई, ये 7, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है कि जैसे ये अर्थ है, सेंटर कर ठीक रहा है। हूँ। अब यहाँ पे अगर कोई चीज है, कोई भी चीज, तो जब वो अट्रैक्ट होगी तो फोर्स जो लगेगा वो इसके सेंटर की तरफ लगेगा, यहाँ पे होगा तो भी सेंटर की तरफ लगेगा, यहाँ होगा तो भी, तो ये सेंटर की तरफ हमेशा लगेगा, है ना। इसे हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। इसीलिए एक हमने क्या बताया कि एक टॉपिक और पढ़ेंगे, सेंट्रल फोर्स है, ठीक है, उसका एक पार्ट है ग्रेविटेशन, सेंट्रल फोर्स है, सेंटर की ही तरफ लगता है, ठीक है। ये भी एक सेंट्रल फोर्स है, और कोलंबियन फोर्स भी सेंट्रल फोर्स। अच्छा, अब इस बारे में बात कर लेते हैं। जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है वो प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भी फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं सब पे गॉस लॉ काम करता है, ठीक। तो हमने पढ़ा है ना इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ, कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by that टोटल body, चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस, ठीक है ना। तो ये लॉ जो है ये तभी फॉलो हो सकता है जब ये 1 upon r स्क्वायर डिपेंड करे, यानी कि हम गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो लगाते ही लगाते हैं, हम गॉस लॉ ग्रेविटेशन में भी लगा सकते हैं,
ठीक है। ग्रेविटेशन में हाँ, और लगा के हम क्या करेंगे आगे कुछ डेरिवेशन में कुछ जैसे किसी प्लैनेट की वजह से ग्रेविटी की वैल्यू पोटेंशियल और फील्ड कैलकुलेट करने का काम आता हाँ, है। ग्रेविटेशनल फील्ड अगर हम आगे कैलकुलेट करना चाहें कि देखो 11th में ग्रेविटेशनल फील्ड का कैलकुलेशन है नहीं, इसीलिए 11th में गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं बताया गया, गॉस लॉ वहाँ बताया गया, लेकिन गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटी भी होता है। या ये कह दो कि जो भी फोर्स इसको फॉलो करेगा उन सब जगह पे गॉस लॉ लगा सकते हैं। ये भी एक खासियत है इस फोर्स की कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, उस पर गॉस लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है, यानी जो सिमेट्रिक बॉडीज होंगी उनकी वजह से फील्ड निकालने में हमें हेल्प मिलेगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम ध्यान रखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स में ये कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी से भी फॉलो हो जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो ऐसा भी हो सकता है, अगर यहाँ आर स्क्वायर या आर होता, आर क्यूब होता, कुछ भी होता, तो गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटी फिर काम ना करता। ठीक है, तो फिर आज यहीं तक रखते हैं। तो हम ग्रेविटेशन फोर्स तक आ गए, अब हम कल जो है थोड़ा सैटेलाइट वगैरह से रिलेटेड ऑर्बिटल स्पीड, एस्केप स्पीड, ये सब देखें। ठीक है, और टोटल